कहता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में 2% देके हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं कोर्ट में। तो वो जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी वो फ्रॉड नहीं कर सकता, वो दूसरे को नहीं बेच सकता, वो रजिस्ट्री उसकी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड कर दिया। फ्रेंड ने पूछा है कि बयाना देके 2-2, 3-3 बार बयाना लोग ले लेते हैं, वो फर्जीवाड़ा करते हैं, आंखों से आंसू निकल पड़े। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना ऐसा भी फ्रॉड होता है। वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका बालाजी प्रॉपर्टी में। मैं आपका दोस्त राज पोखरियाल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस समय कोविड का टाइम है, सब घर में होंगे और अच्छे होंगे, आई होप। तो दोस्तों, मैं आजकल लॉकडाउन में मैं वीडियोस पे आपके जो कमेंट्स में बड़ा डिटेल से पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जो आप लोगों ने पूछा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ऐसे बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पूछे हैं जो और लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए तो है ही, मैं समझता हूँ कि और सभी लोग, बहुत लोग हैं इस क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे करे हैं, जिनको जानकारी सबको होनी चाहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा चैनल देखा और मुझसे जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आकांश जैन जी, अगर मैं आपका नाम गलत दे रहा होगा तो माफ़ करना। आपका नाम आकांश जैन जी, आपने लिखा है थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, व्हाट इश्यू कैन राइज फॉर बायर इफ़ द लैंड डज नॉट हैव मोटेशन बट ओनली रजिस्ट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन आकांक्ष जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। ये सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। आप चाहे उत्तराखंड के हो या ना हो, वो मैटर नहीं है। आप उत्तराखंड के भी होंगे तो बात वही है, और नहीं भी होंगे तो बात वही आएगा। क्यों कि आपने जो क्वेश्चन करा है उसमें आपके पास मोटेशन नहीं है, ओनली रजिस्ट्री है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़े बड़े इश्यूज आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि रजिस्ट्री जो है वो एक जमीन का एक पेपर हो गया कि आप इसके मालिक हो, उसमें लिखा गया है, आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्ट्री करवाई आपने, तो आपको लिखा गया है कि आप उसके मालिक हो। लेकिन जो हमारे पास राजस्व रिकॉर्ड होते हैं, वो आप रजिस्ट्री में स्पेशली लिखा होता है। रजिस्ट्री तो आप गए और आपने स्टाम्प ड्यूटी पे करी और आपने रजिस्ट्री कर दिया, आप आ गए। लेकिन बहुत ज़रूरी होता मोटेशन। मैं आपको पहले इस वीडियो में भी, आपको सब लोगों ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको इस बारे में जानकारी होगी कि पेपरों में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या क्या हमें नॉलेज होना चाहिए, किस किस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए। आप मेरे पीछे वीडियो में जरूर देखें, तभी आपको इस चीज़ की समझ आएगा कि मैं क्या इस आपको समझाना चाह रहा हूँ। आकाश जी ने जो क्वेश्चन करा है कि रजिस्ट्री तो है लेकिन मोटेशन नहीं होगी, दाखिला खारिज जिसे बोलते हैं, अगर ये हमारे पास नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या हम फेस कर सकते हैं। तो आकांक्ष जी और मैं सभी लोगों को बोलूँगा, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि खाली रजिस्ट्री करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्री, बाकी कुछ नहीं है। राजस्व विभाग में हमारा रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, तभी हम उस प्रॉपर्टी में कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी की बैंक में कोई वैल्यू नहीं है जिसमें मोटेशन नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री है, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि उसका पीछे जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो उसका मोटेशन इसलिए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मोटेशन, क्यों नहीं दाखिला खारिज हुआ है? क्योंकि उसमें पीछे नहीं रहा होगा, उसमें पीछे का रिकॉर्ड नहीं रहा होगा। जो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा, वो नहीं होगा तो मोटेशन नहीं होगा, रजिस्ट्री तो हो जाती है ना। तो अब मैं बात करता हूं कि इसमें नुकसान क्या क्या है। आपको एक तो बैंक से लोन नहीं मिलेगा, कंफर्म है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेकंड, आप उस प्रॉपर्टी में नक्शा पास नहीं करवा पाओगे। उसमें जो नक्शा पास, हम आर्किटेक्ट से नक्शा बनाते हैं, और मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून में MDDA है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा नक्शा पास करके ही हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमें करने की इजाज़त है अगर हमारे पास मोटेशन है। खाली रजिस्ट्री देके हमारा नक्शा पास नहीं होता। सेकेंड चीज़। तीसरी बात, उसमें अगर हमारे पास मोटेशन नहीं है, हमारे पास दाखिला खारिज नहीं है, तो तीसरी बात क्या है कि उसमें
हमने प्लॉट छोड़ा हुआ और किसी ने कब्जा कर दिया तो उसको कब्जा खाली करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होगी। हमारे हेल्प राजस्व विभाग नहीं कर पाएगा, हमारे हेल्प जो है कोई पुलिस प्रशासन से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम उसमें मालिकाना हक हमारा नहीं है, क्योंकि हम राजस्व में हमारा नाम अंकित नहीं है। सीधी सी बात है, सिर्फ रजिस्ट्री करने से मालिक नहीं होते हैं, आप ये क्लियर समझ लीजिए। अब दोस्तों मैं अगले सवाल पे आ जाता हूँ। हमारे कमेंट बॉक्स में जो एक सवाल है, बहुत अच्छा वीडियो है सर, ये काफ़ी जानकारी मिली आपसे, थैंक यू आजम जी। ASM 20 आपने ये जो क्वेश्चन, आपका मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। सर एक वीडियो में बीघा, बिस्वा, नाली, पट्टे की ज़मीन क्या होता है ये भी समझा दीजिए। क्या पट्टे की ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है? बहुत लोगों का पट्टे की ज़मीन पे घर है, सालों से गवर्नमेंट ने भी एक्शन नहीं लिया। कोई बोलता है कि पैसा खिला के रजिस्ट्री होती है पट्टे की ज़मीन की। बिल्कुल नहीं आजम जी, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। पैसा दे के रजिस्ट्री नहीं होती है, ये बिल्कुल आपने गलत सुना है। और मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि पैसा खिला के, पैसा दे के कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए। रजिस्ट्री सिंपल है, रजिस्ट्री हमारा विक्रय पत्र, हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं उसका विक्रय पत्र हम बना सकते हैं, उसमें पैसा देने की, पैसा खिलाने की कोई बात नहीं है। हम किसी भी चीज़ को, हम कहीं किसी चीज़ को बेचना चाह रहे हैं, हमने स्टैम्प खरीदी है, स्टैम्प ड्यूटी खरीदी है, स्टैम्प खरीदे हैं, गवर्नमेंट को दी है और हम उसकी रजिस्ट्री कर सकते हैं, वो कोई कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन रही पट्टे की बात, इससे पहले जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि जिसमें मोटेशन नहीं है, वो यही चीज़ है कि रजिस्ट्री, पट्टे की ज़मीन की अगर हम रजिस्ट्री करते हैं तो उसका मोटेशन नहीं होता है, लीगल नहीं है, वो कहीं हमारे काम नहीं आएगी। यही चीज़ है जो मेरे को दूसरा क्वेश्चन इसमें आया है, ये पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है कि सर मैंने रजिस्ट्री तो कर ली लेकिन मेरे पास मोटेशन नहीं है। तो ये वही पट्टे की बात है जिसमें ये ASM 20 भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं पट्टे की रजिस्ट्री करके पैसा खिला के कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पट्टे की रजिस्ट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मोटेशन नहीं होगा, और जब मोटेशन नहीं होगा तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप रह सकते हो सिर्फ बस, उसमें नहीं तो उसमें कोई नक्शा पास नहीं हो पाएगा, उसमें बैंक आपको फंडिंग नहीं कर पाएगा, बैंक आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और जो आपने पूछा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, ये सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए, सभी दोस्तों को, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, मेरे भैया, मेरे भाई लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बीघा, बिस्वा, नाली, पट्टे की ज़मीन क्या होता है। बिस्वा, ये बीघा, बिस्वा, नाली, बीघा होता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में, अलग अलग जगह अलग अलग मापदंड हैं। मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, उत्तराखंड में स्पेशली देहरादून में बीघा 900 गज का होता है, 900 स्क्वायर यार्ड, 900 स्क्वायर यार्ड का होता है बीघा। और पूछ रहा बिस्वा होता है, यहाँ पे बिस्वा होता है, हम जनरली पूछते हैं कितने बिस्वा जमीन है, कितना बिस्वा, बीघा में कितना बिस्वा, तो बीघा में होता है 20 बिस्सा, 20 बीघा, 20 बिस्वा का 1 बीघा, तो 1 बिस्वा कितना हो गया, 45 स्क्वायर यार्ड, 45 गज का 1 बिस्वा होता है। तो दोस्तों ये बिस्वा हो गया। अब मैं आगे चलो, नाली क्या हुई, एक नाली में 5 बिस्वा होता है, एक नाली में 5 बिस्वा की एक नाली होती है, और 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, और 4 नाली का 1 बीघा होता है। नाली में भी यहाँ पे मापदंड है, नाली अक्सर हमारे जो पहाड़ों की लैंड है, जो हिल एरियाज की लैंड है, उसमें नाली से नापा जाता है, कितने नाली है, कितने नाली का बीघा है, तो वहाँ पे हमारी 4 नाली का बीघा होता है, स्पेशली 4 नाली, और 1 नाली कितना होता है, 5 बिस्वा, और 20 बिस्वा का 1 बीघा। क्लियर, 1 बीघा 20 बिस्वा का, यानी कि 900 स्क्वायर यार्ड,
900 गज। और दोस्तों, और इसमें और बिस्वा हो गया हमारा 20 बिस्वा का 1 बीघा। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन ब्रेंद्र नौटियाल जी का क्वेश्चन है, देहरादून में फर्जीवाड़ा बहुत है जमीन का, 2-2 रजिस्ट्री भी करा देते हैं। ब्रेंद्र नौटियाल जी, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये देहरादून में ही नहीं, ये सारी जगह पे होता है। फर्जीवाड़ा तो हर जगह पे होता है, कहीं भी देश के किसी भी आप शहर की बात ले लो, कहीं किसी भी शहर में चले जाओ, ये हर जगह होता है। इसलिए मैं पहले वीडियोस में मैं आपको ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स अपने किस ढंग से चेक करना, फर्जीवाड़ा कैसे चेक करना है, वो आप लोगों ने ध्यान देना। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। आगे तक लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। मैं ऐसा सीरीज़ नहीं बनाना चाहता हूँ जैसे आप सीरीज़ देखते होगे, आज तक फिल्मों में आती है, नहीं आती है कि सीरीज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एपिसोड 10 तक आ रहे हैं, अब हम देख देख के थक गए, फिर भी एंड कुछ नहीं हो रहा है और फिर दूसरा सीजन का इंतजार करते हैं। मैं ऐसा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं आपको इसी वीडियो में बने रहे लास्ट तक। मैं आपको समझाना चाहता हूँ ज़मीन के अंदर फर्जीवाड़े क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ये ब्रेंद्र नौटियाल जी ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि देहरादून में फर्जीवाड़ा तो बहुत होता है और 2-2 रजिस्ट्रियाँ होती। तो ब्रेंद्र जी, मैं कहूँ कि 2-2 रजिस्ट्रियाँ होती हैं, कैसे होती 2-2 रजिस्ट्रियाँ? हम अगर उस चीज़ को ढंग से चेक नहीं कर पा रहे, हम उस चीज़ को ढंग से जानकारी नहीं ले रहे हैं, तो 2-2 रजिस्ट्रियाँ कैसे हो जाएगी? 2 रजिस्ट्रियाँ करते हैं लोग, फर्जीवाड़ा करते हैं। या तो आपने किसी अननोन पर्सन से ज़मीन ली है बिना किसी के रिकमेंड के, आप डायरेक्ट भी आपने आज मिले और आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है, इसमें दूसरे की नहीं है। क्योंकि आपने चेक करना है कि वो ज़मीन क्या उसकी है, उसके पास है कि नहीं है, वो साफ़ सुथरी है कि नहीं है, वकील से आपने डॉक्यूमेंट सारे चेक कराए कि नहीं कराए हैं, वो आपकी गलती है, ना उस फर्जीवाड़े की। फर्जी करवाने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। क्यों? कि हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। हम अगर डायरेक्टली जा रहे हैं उसके आदमी के पास, जिसने फर्जीवाड़ा करना है, वो देखो, तो जिसने फर्जी काम करना है वो तो करेगा उसको तो किसी चीज़ की डर भी नहीं है। और उन्हीं के लिए तो ये कोरोना जो हम आज देख रहे हैं, जो महामारी इस दुनिया में है, वो क्यों हो रही है? ऐसे लोगों के लिए तो हो रही है, ऐसे लोगों ने तो ये कराया जिनको ऊपर वाले से भी डर नहीं है। एक सिंपल ही देखो, मैं एक ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि फर्जीवाड़ा हम नहीं रोक सकते, आप और हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। कितना रोकेंगे बताओ? हम सिर्फ रोक सकते हैं तो हम खुद अवेयरनेस अपने अंदर लाएंगे, हम खुद उस चीज़ की जानकारी अपने अंदर हमको होनी चाहिए। जो चीज़ हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम खरीद रहे हैं, उसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए, तो हम उस फर्जीवाड़े को से रोक सकते हैं। आप लिख रहे हैं कि 2-2 रजिस्ट्रियाँ भी होती, 2 रजिस्ट्रियाँ कैसे? आपने अगर आप किसी से रिकमेंड से किसी के पास गए हैं, नहीं गए, आप फ्रेश है, आप आए हैं और आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो सबसे पहले तो आपने वो सारी लीगल चेक करनी है, पीछे की लीगल क्या सही है कि नहीं है। 2-2 रजिस्ट्रियाँ तब होती हैं जब एक टाइम पे, ये आगे भी एक क्वेश्चन मेरे पे एक दोस्त ने पूछा है, एक फ्रेंड ने पूछा है कि बयाना दे के 2-2, 3-3 बार बयाना लोग ले लेते हैं, वो फर्जीवाड़ा करते हैं। मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपको बयाने की आप बात करें, फर्जीवाड़े की 2-2 रजिस्ट्री की बात करें, या 2-2, 3-3 लोगों से बयाना कर लेते हैं, वो मैं एक आगे एक सवाल किसी ने मुझसे करा है कि 2-2, 3-3, 4-4 बयाना लोग करते हैं और उसके बाद रजिस्ट्री किसी और को कर लेते हैं और बेचारे सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है और मैं भी इस चीज़ पर बहुत ध्यान देता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी इसमें एक कहानी सुना लेता हूँ। मैं इस वीडियो का, जब मैं पहली वीडियो मैंने क्यों बनाया और क्यों मैं आपको इस वीडियो को, लॉकडाउन में मैं चाह रहा हूँ, मैं अपना ये कमेंट्स पढ़ के मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक अभी हाल में एक कहानी एक मेरे सामने आई है। मैंने आंखों देखी कहानी है, बिल्कुल जो मैंने देखा है, मैंने समझा है कि एक कहीं साइड पे मैं गया तो एक जगह पे एक लेडीज़ एक बैठी हुई थी, जो अपने एक घास फूस की झोपड़ी बना के वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैं वहाँ बगल में ऐसी देखने गया था, तो मैंने पूछा वहाँ पे उनसे, क्या वो मेरे पास आई है, उन्होंने कहा भैया आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मेरा प्रॉपर्टी का ये काम, मेरा प्रॉपर्टी का काम है जो मैं देखता हूँ।
और मैं थोड़ा आपको मेरी हेल्प, मैंने बोला आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बताइए। तो उन्होंने पूछा भैया मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने मुझे जब कहानी एक शेयर करी तो मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना ऐसा भी फ्रॉड होता है। मतलब जिसे सोच के अंदर से मन खराब हो जाता है, ऐसे काम लोग कर लेते हैं। तो वो कहानी क्या थी, उस कहानी में थोड़ा आपको संक्षेप में, आपको शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि उसने किसी से यही प्रॉपर्टी पे कि किसी से बोलने पे एक ऐड आया और प्रॉपर्टी खरीदने चले गए। उन्होंने ऑफिस देखा, ठीक ठाक है, उन्होंने उसका बयाना करा और रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में जाके पैसा दे के रजिस्ट्री कर दी। अब जब कुछ साल बाद वो वहाँ पे मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है जैसे मकान के लिए वो काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे स्टे आ जाता है गवर्नमेंट से। किसी का उस जमीन पे स्टे डाला हुआ था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। वो लेडी, जब उन्होंने मुझे बताया, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल, आप सोचिए, आप अच्छा खासा एजुकेशन ली हुई पढ़ी लिखी लेडी कहती है वो फ्रॉड में फंस गई, वो फ्रॉड उनसे फ्रॉड हो गया। तो आप क्या कह सकते किसी को, बताइए। वो कहती है कि रजिस्ट्री करने के बाद, सब पैसा देने के बाद 2-3 साल बाद जब वो कंस्ट्रक्शन करने आती हैं तो उसमें वो कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाती, क्योंकि उसमें किसी दूसरे पार्टी ने उसी प्रॉपर्टी में जिसका आपस में जो केस चल रहा था, फ्रॉड हो रखा था, वो उसमें काम करने नहीं देती। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बताइए आप। उसमें काम करने के लिए हमने अपने पैसा लगाया, उन्हें मुझसे बताया कि मैंने अपनी जीवन भर की कमाई, जहाँ तक मैंने जॉब करा वहाँ तक, और प्लस मुझे रिटायरमेंट में जो पैसा मिला है उस पैसे को लेके मैंने ज़मीन खरीदी है और इसमें मैं मकान बनाना चाहती हूँ, अपने सपनों का घर बनाना चाहती हूँ। तो जब बनाना शुरू करा तो वहाँ पर स्टे ऑर्डर आ गया। स्टे ऑर्डर आ गया तो वो स्टे ऑर्डर ऐसा होता है, कोर्ट का काम ऐसा तो बहुत लंबा खींचता है। कोई टाइम का कोई वो नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता कि कब तक वो काम चले, तो कब तक वो केस चले, सॉरी। तो केस का क्या होता है, तो ऐसा लंबा चलता चलता तो उनके साथ सिर्फ क्या फ्रॉड हुआ, क्योंकि उन्होंने ये पता नहीं करा कि ये जमीन क्या साफ सुथरी, उस जमीन में केस हो रखा था और उसमें स्टे आने के बाद अभी तक वो लंबित है, वो आगे तक पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अब ये जो है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको देखते हुए जो मेरे को दिल की मैं बात कर रहा हूँ आपको, मेरे को बहुत दुख हुआ, बड़ी प्रॉब्लम। उस लेडीज़ ने मुझे बताया कि मेरे को मेरे घर से, मेरे बहू और बेटे ने भी मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपने बिना देखे हुए, बिना समझे हुए ऐसी ज़मीन ले ली जहाँ सारे पैसे डुबा दिए हैं। अब मैं क्या करूँ? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इस वजह से मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि ज़मीन लेने से पहले ज़रूर चेक करें, कागज़ों को ज़रूर बारीकी से चेक करें और ज़मीन देखभाल के लिए। ये फ्रॉड जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये वीरेंद्र नौटियाल जी, आपने बहुत सही पूछा कि 2-2 रजिस्ट्रियाँ भी हो जाती हैं। 2 रजिस्ट्रियाँ तब होती हैं जब आपने ढंग से चेक नहीं करा, क्योंकि पहली रजिस्ट्री तो रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी। 2 तब हो सकती है जैसे मैंने बयाना एक से बयाना लिया, उसको टाइम दे दिया 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का रजिस्ट्री करने का और बयाना ले लिया। फिर मैंने दूसरे से बयाना लिया वही उसी प्रॉपर्टी का, फिर मैंने उन्हें कह दिया कि हाँ आप 2-3-4 महीने बाद रजिस्ट्री करना। फिर मैंने क्योंकि मेरे मन में फ्रॉड है, मैं फ्रॉड करना चाहता हूँ, मैंने तीसरे को पकड़ा, चौथे को पकड़ा, ऐसे करके मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर दिए, 1-1.5 करोड़ रुपये इकट्ठे कर दिए। और जिसको मैंने पहले बयाना लिया था उसका टाइम आ गया रजिस्ट्री करने और मैंने उठा के उससे सारे पैसे लेके उसे रजिस्ट्री कर दी। अब 3 लोगों को तो मैं बेवकूफ़ बना दिया बयाना लेके, उनसे पैसे लेके, और पहले को मैंने पूरी रजिस्ट्री कर दी। अब इतना पैसा इकट्ठा करके मैं यहाँ से निकल गया, भाग गया शहर से, शहर छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, कहाँ पकड़ेंगे? हम जो है पुलिस की मदद लेंगे, पुलिस में लिखेंगे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। और दूसरा, प्रॉपर्टी के लिए एक SIT खुला हुआ है, आप SIT में कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करिए, अब वो क्या होगा, ढूंढेंगे, वो बहुत लंबा चलेगा, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो फ्रॉड करेगा वो इतना आसानी से मिलना उसका बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इन चीज़ का बहुत ध्यान देना है जो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और एक डिंगरा जी पूछ रहे हैं, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू डिंगरा जी। बट एक बात और बताएं
जो लोग एक प्रॉपर्टी पर कई लोगों से बयाना ले लेते हैं उसे कैसे बचें, यही बात जो मैं आपको अभी बता रहा था, यही चीज़ें इन्होंने फिर से पूछ लिया। कई लोगों से बयाना ले लेते हैं, कई लोगों से बयाना लेते हैं, ये बिल्कुल सही पूछा, ये बहुत बार हो चुका है, ये फ्रॉड काम हो चुके हैं, कई बार बयाना ले लेते हैं। इससे बचना कैसा है, इससे इसलिए ऐसे बचना है, आप देखो उस व्यक्ति को, देखो जिससे आप खरीद रहे हो वो क्या है, कैसा है, किसके द्वारा आप खरीद रहे हो, जो आपको दिलवा रहा है वो कैसा, वो कौन है, वो है ठीक कि नहीं है, वो कहाँ से है, क्या है, डिटेल में प्रॉपर्टी कैसी है, किस ढंग से है। हाँ, अगर इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर ऐसे फ्रॉड से बचना है तो ये कहते हैं ना 2-2 रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, 2-2 बार 3-3 बयाना ले लेते हैं, तो हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, एक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ इस चीज़ से बचने के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कहते हैं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैसे होता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैसे होता है। रजिस्टर्ड होता है जैसे प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की या 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी में मेरी उसकी वैल्यू जो गवर्नमेंट की मुझे वो देना है, स्टैम्प पेपर देना, स्टैम्प ड्यूटी देनी जो, तो उसका 2%, 5% ड्यूटी देनी है, जो स्टैम्प ड्यूटी की मुझे 5% देनी है। लेडीज़ के लिए 3.75 है, लेडीज़ के नाम पे अगर करें, महिला के लिए छूट है, स्टैम्प ड्यूटी देना है। अब 5% जो स्टैम्प ड्यूटी देना, उस स्टैम्प ड्यूटी का 2% हम एग्रीमेंट पे पहले, उसे कहते हैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में 2% देके हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर सकते हैं कोर्ट में। तो वो जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी वो फ्रॉड नहीं कर सकता, वो दूसरे को नहीं बेच सकता, वो रजिस्ट्री उसकी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड कर दिया। तो 2% देके हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया, और टाइम पे उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने का बेनिफिट क्या है, न तो रजिस्ट्री करने वाला मुकर सकता, पीछे हो सकता है, उसे सरकार करवाएगी, उससे गवर्नमेंट करवाएगी, उससे प्रशासन करवाएगा, उसमें लिखा जाता बाकायदा। और जिसने बयाना दिया 2%, अगर वो रजिस्ट्री करने में सक्षम नहीं है तो उसका जो पैसा है, उसको क्षति जो है, जो इसको जिसने बेचा है इसको पैसा मिल जाता है। ये रजिस्ट्री नहीं करे, वो उस पैसे को क्लेम नहीं कर सकते, उनका समय चला गया, उसमें समय लिखा जाता है, तो वो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिटेल में। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई और आया हो, कोई आपसे कभी आपको लगा हो कहीं पे कि आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो आपके समय में, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझसे इन सवालों को पूछ सकते हैं। मैं आपको ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। और आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको मैं पहले वीडियो बताया कि आप उत्तराखंड में कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। बाहर के जो लोग हैं, आउट ऑफ उत्तराखंड, बाहर से जो लोग हैं उत्तराखंड में, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, उसमें क्या क्या चीज़, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और दूसरा क्या है कि आप अगर उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बेस्ट देहरादून की मैं बात करूं तो देहरादून में करना चाहते हो, तो कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज है तो कहाँ करें, मैं अगली वीडियो में आपके पास ले आऊँगा। तो दोस्तों, यहीं पर मैं आपको अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।